हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम क्लास 10th मैथ के आरबीएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एमसीक्यू के अंदर जो टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी रहेगी वो इन्हीं क्वेश्चंस की रहेगी। अगर ये प्रश्न नहीं आए तो इनके पैटर्न के क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी इनके जैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, बस उनकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लाया हूँ ये सारे के सारे पिछले जो सालों के जो पेपर हैं उनके अंदर आए हुए हैं, तो अभी भी ये आने की आशंका है। ठीक है, अगर सेम के सेम प्रश्न नहीं आते हैं तो इनके पैटर्न के क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए ना तो आपके जो है लगभग जो एमसीक्यू हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और जो छोटे छोटे जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहना, और मैं यहाँ पर एक प्रश्न बोलूँगा, फिर आप उसे ट्राई कीजिएगा और फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहले चैप्टर से ये है, संख्याओं 44 और 99 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। संख्याओं 44 और 99 का हमें HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ज्ञात करना है। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को जो है आराम से विभाजित कर सके उसको हमें ज्ञात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन पड़ता है ऐसा। ठीक है, तो इसको तो एकदम पक्का आप कर ही लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और दूसरा आप कर सकते हैं सीधे। सीधे कैसे? मान लो हमने पहली संख्या ली 99 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे ही हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें पहला अभाज्य गुणनखंड जो आएगा इसका वो आएगा 3 आ रहा है, तो 3 का मैंने भाग दिया, 3 3 9 3 3 9। ठीक है, वापिस से 3 का भाग गया 11 बार, 11 का गया 11, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 × 3 × 11, ये 99 की हो गई। ठीक है, अच्छा 44 के देखते हैं। 44 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का जाएगा, वापस 2 का जाएगा, 11 का जाएगा। 44 के भी लिख लेते हैं, 2 × 2 × 11। अब हमें बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर, यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ इन दोनों को भाग देने वाला। तो आपको कौन सा दिख रहा है? मुझे तो 11 दिख रहा है। 11 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को आराम से विभाजित कर सकती है। इसीलिए 44 और 99 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हो जाएगा आपका 11। क्या हो जाएगा? 11। और तो इनमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, इसीलिए 11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको कहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक लिखो जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को -3 के जोड़ को 2:3 में विभाजित करता है। वापस से सुनिएगा, उस बिंदु के निर्देशांक लिखो जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 के जोड़ को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया हुआ है, ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदु को 2:3 में विभाजित करता है। आपको इसके निर्देशांक बताने हैं x, y। ठीक है, तो देखो ये लिया है आपके 7वें चैप्टर से। ठीक है, निर्देशांक सूत्र वाली। तो इसका सूत्र होता है m1 x1 m2 x2 बट्टे m1 प्लस m2। इसी तरह y निर्देशांक का सूत्र हो जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ पे गलत लिख दिया क्या? m1 x2 m2 x1, ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो x निर्देशांक ज्ञात करेंगे। x निर्देशांक जैसे ज्ञात करेंगे तो m1 का मान है 2, x2 का मान है 4। ठीक है, m2 का मान है 3 और x1 का मान है -1। तो m1 x2 यानी 2 को इससे गुना किया, 2 चौके 8, प्लस m2 यानी 3 को गुना किया इससे -3, बट्टे में m1 प्लस m2 यानी इन दोनों का योग। ये लो y के करेंगे, m1 क्या है y के लिए 2, y2 क्या है 3, तो 2 3 माइनस का 6, प्लस m2 क्या है, यहाँ पे m2 है 3 और y1 क्या है 7, तो 3 7 21 प्लस का। ठीक है, बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 3 और प्लस 2 5। x बराबर आ जाएगा, देखो 8 में से 3 गई, 8 में से 3 गई 5, 5 में 5 का भाग जाएगा, आएगा 1, यानी x का मान आ गया 1। अच्छा y का देखो, 21 में से माइनस के 6 गई, 15,
5 3, यानी x, y बराबर आ गया 1, 3। ये इस बिंदु के निर्देशांक आ गई। ठीक है, यानी ये बिंदु जो है इस रेखा को 2:3 में जो है विभाजित करता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ध्यान से सुनना। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है कि बिंदु 7, -3 की y एक्सिस से दूरी लिखिए। बिंदु दे रखा है 7, -3 की y एक्सिस से दूरी रखी। y एक्सिस से जो इसकी दूरी है वो लिखनी है आपको। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में भी आ सकता है, आपको ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम देखते हैं, ये निर्देशांक तंत्र बनाते हैं। अब 7, 3 है, यानी 7, -3 है, यानी x तो है प्लस का, और -3 है माइनस का, यानी y है माइनस का, यानी वो इसमें स्थित है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ठीक है। अब 7 का मतलब है वो इस एक्स से जो है यहाँ पर इतनी जो मान है वो इसका 7 है। ठीक है, यानी y एक्स से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 7। और 3 का मतलब है वो 3 निर्देशांक है इसका, यानी उसकी x एक्सिस से दूरी कितनी है, ये x और ये y एक्सिस। तो x एक्सिस से उस बिंदु की दूरी कितनी है, 3। y एक्स से दूरी कितनी है, 7, यानी y एक्सिस से जो दूरी होगी वो होगा आपका x निर्देशांक, और x एक्सिस से जो दूरी होगी वो होगी आपका y निर्देशांक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, y एक्सिस से जो दूरी होगी वो होगा x निर्देशांक, और x एक्सिस से जो दूरी होगी वो होगा y निर्देशांक। ठीक है, देखो इस x एक्सिस से जैसे हम दूरी नापेंगे इस बिंदु की तो वो आएगी 3, क्योंकि 3 नीचे है। तो x एक्सिस से दूरी अगर पूछ रखी हो तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दूरी पूछी हो तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए आपको सिर्फ 3 लिखना है, -3 नहीं लिखना है। ठीक है, और y एक्सिस से पूछी है तो y एक्सिस से हो जाएगा x निर्देशांक यानी 7। तो हमें कौन सा पूछ रखा है, हमें पूछ रखा है बिंदु 7, -3 की y एक्सिस से दूरी रखो, यानी y एक्सिस से हमें दूरी बतानी है। तो y एक्सिस की दूरी क्या हो जाएगी, x निर्देशांक, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। अगर ये माइनस का भी 7 होता तो हम इसे प्लस का 7 लिखते, क्योंकि दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, और इसीलिए हम इसे प्लस का 7 लिखते। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको कोई भी बिंदु दिया हुआ है तो इस बिंदु की आपको पूछ ले कि x निर्देशांक से दूरी, तो x निर्देशांक से जो दूरी होगी वो होगी y निर्देशांक का मान, और y एक्स से जो दूरी होगी वो होगा आपका x निर्देशांक का मान। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि साइन a बराबर 3/5, तो कोस a और कोसेक a के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको ये सर्वसम्य का पता है, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर होता है 1। साइन a का मान हमें दिया हुआ है तो 3/5, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1। कोस स्क्वायर a ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/5 स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 25, एकम 25 में से 9 गए 16, 16/25। कोस ए बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा तो 16/25। कोस ए का मान हो जाएगा 4/5। कोस ए का मान क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, कोस ए का मान क्या हो जाएगा, 4/5। ये तो आपको आती है सर्वसमीकरण। ठीक है, ये तो आपको आती है ना, 4/5 इसका मान हो जाएगा प्लस और माइनस में। ठीक है, और जैसे ही आप 11th में जाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये प्लस में है या माइनस में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल प्लस लिख दीजिएगा कि कोस ए बराबर 4/5। ठीक है, और क्या पूछ रखा है, और हमें पूछ रहा है कोसेक ए का मान। तो हमें पता है साइन ए जो है वो बराबर होता है 1/कोसेक ए के, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन ए का मान हमें दिया हुआ है 3/5, यह आ जाएगा कोसेक ए। ठीक है, बट्टे में ना, तो बट्टे में लिखेंगे, सॉरी ये थोड़ा ऐसे लिख रहे। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हम इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/3 बराबर कोसेक ई। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवें क्वेश्चन में भी आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिहाजा एमसीक्यू के दृष्टि से। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है tan 65/कोट
कोट 25 का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये जो व्यंजक दिया हुआ है पांचवा, tan 65 बटा कोट 25, इसका आपको मान बताना है। ठीक है, तो आपने एक हल्की सी सर्वसमीका पढ़ी होगी कि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा की कोट। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर थीटा बराबर रख लेते हैं 65, तो tan 65 बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस 65 की। tan 65 बराबर हो जाएगा 90 में से 65 गई कोट 25, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो tan 65 की जगह अगर हम लिख दें कोट 25 बट्टे कोट 25, दोनों कट करके क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन आपको पूछ लिए गए हैं। बस इजी किस लिए लग रहे हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको आंसर क्या लगेंगे, ईजी लगेंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो आ रहा है। उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 396, 436 और 542 को विभाजित करने के पश्चात शेष फल क्रमशः 5, 11 और 15 रहता है। ध्यान से सुनिएगा, उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 396, 436, 542 को विभाजित करने के पश्चात शेष फल क्रमशः 5, 11, 15 रहता है। यानी ऐसी कोई संख्या है जो अगर 396 को विभाजित करती है तो शेषफल 5 रहता है, यदि वो 436 को करती है तो शेषफल 11 रहता है, यदि वो 542 को करती है तो वो 15 शेषफल रहती है। अगर हम इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा, अगर हम 396 में से 5 घटा दें तो इस संख्या को क्या करेगी, पूरी तरीके से विभाजित करेगी, क्योंकि 5 तो शेषफल रह रहा है ना, इसलिए इसको पूरा विभाजित करेगी। इसी तरह अगर हम 436 में से 11 घटा दें तो इसको पूरा विभाजित करेगी। इसी तरह इसमें से अगर ये घटा दें तो ये इसको पूरा विभाजित करेगी। यानी इन तीनों संख्याओं में से ये तीनों संख्याएं घटाने के बाद जो संख्याएं आएंगी उनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। शेषफल इतने रह रहे हैं, मतलब इनको अगर हम इसमें से घटा देंगे तो उस संख्या को ये अच्छी तरीके से विभाजित करेगा, इसीलिए उनका धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, इन प्रश्न का जो उत्तर होगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो 396 में से 5 घटाएंगे तो 391, 436 में से 11 गए तो 6 में से गए 5 और ये हो जाएगा 425, ये हो जाएगा 12 में से 5 गए 7 और 53 में से गया 52। इन संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो संख्या अगर इनको विभाजित करेगी तो शेषफल इतने इतने रह जाएंगी। ठीक है, चेक भी कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर हम जो है इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं 391 की, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टरों की। ठीक है, तो इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टरों में देखिए, पहली किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, 4 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 6 का भी नहीं जा रहा है, 7 का जा रहा है क्या, 7 का भी नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जा रहा है, 9 का देखिए जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 10 का भी नहीं जा रहा है, 11 का नहीं जा रहा है, 12 का नहीं जा रहा है यार, 13 का नहीं जा रहा है, 14 का जा रहा है क्या, ध्यान से देखो, 14 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। चलो मैं वीडियो को पॉज करके इसके गुणनखंड देखता हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, वरना आपका टाइम खराब होगा। तो देखिए, इसके अंदर जाएगा 17 का भाग। 17 का भाग जैसे हम देंगे तो 17 दूनी 34, बचे कितने 5, 17 दूनी 34 बचे कितने 5, 5 आगे आया तो 51, 17 3 51, इसका गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणा 23, 391 बराबर आ गया 17 गुणा 23। ठीक है, अब हम देखते हैं 425 के। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर में। 5 का भाग देंगे तो 5 अंटे 40 और 2 पचम 25, वापस 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 साते 35। ठीक है, 17 का भाग जाएगा और उसका होता नहीं है, तो 425 बराबर हो गया 5 गुना 5 गुना 17, 2 हो गई। तीसरा क्या है, तीसरा है 542, तो 542 के देख लीजिए, इसमें जाएगा 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 संते 14, 2 एकम 2, वापस 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जा रहा है, 9 का भी नहीं जा रहा है, 10 का भी नहीं जा रहा है, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का जा रहा है।
17 का भाग जाएगा इसमें, 17 एकम 17, बच्चे कितने 10। अच्छा 17 का भी इसमें भाग जो है वो नहीं जा रहा है यार, तो इसमें भाग किसका जाएगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अभी मैं पॉज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। अरे यार इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, हमने कौन सी संख्या लिख दी, हमने ये संख्या लिख दी, हमें लिखनी चाहिए थी ये 527 लिखनी चाहिए थी, क्योंकि हमने घटाने की बात करना ना। तो घटाने के बाद अब देखो, अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है। हम सीधा 17 का देकर देखते हैं, क्योंकि 17 इन दोनों में आ रहा है तो शायद इसमें भी आएगा। तो 17 × 51 और बच्चा कितना 1, 17 एकम 17। 31 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो इसके आ गई 527 गुना 17 गुना 31। ठीक है, अब देखो, अब हमें पूछ रखा है इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन दिख रहा है आपको, 17 17 17 कॉमन आ रहा है, 17 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। यानी 17 से इन संख्याओं को भाग देने पर इतने शेषफल रहने चाहिए। तो 17 का इसमें भाग देंगे तो देखो 17 दूनी 34, बचे कितने 5, 5 आगे जाएंगे तो 17 × 51, 56 में से 51 गए, 5 शेषफल रह गया, यानी ये सही है। इसमें देकर देखते हैं, 17 दूनी 34, बचे कितने 6 और 3 9, और फिर वापस भाग देंगे तो 17 × 5 = 85, 85 बच गए 11। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो 17 × 51, बचे कितने 3, वापस से भाग देंगे तो 32, और वापस से भाग देंगे तो 17 एकम 17, 32 में से 17 गए 15, यानी ये भी सही है। अब इस क्वेश्चन को वापस से समझिए, हमें कह रखा है उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करना है जो 396, 436, 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल क्रमशः 5, 11, 15 रहता है। अब यदि शेषफल इतने रह रहे हैं, तो यदि हम इन संख्याओं में से इतने इतने घटा देते हैं तो जो हमें संख्याएं प्राप्त होगी उनको वो पूरी तरीके से विभाजित करेगा ना। तो इनके हमने किए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमने देखा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, और आंसर आया है 17। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप सकता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है। सुरेश ने 1985 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन की वृद्धि की। ठीक है, प्रत्येक वर्ष, यानी जैसे ही 1986 हुआ तो उसका वेतन 200 रुपये बढ़ गया। ठीक है, फिर 1 साल और हुआ, फिर उसका वेतन जो है 200 रुपये बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें पूछ रखा है किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। 1985 में उसका वेतन 5,000 था, फिर उसने लगातार वर्षों में 200 रुपये की वृद्धि की। हमें पूछ रखा है किस वर्ष उसका जो वेतन है वो 7,000 हो गया। ये क्या है, ध्यान से देखिए, 5,000, फिर 5,200, फिर 5,400। ठीक है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है, समांतर श्रेणी, जिसका ए तो हो जाएगा 5,000 और डी हो जाएगा 5200 में से 5,000 गए 200। ठीक है, हम मान लेते हैं ये इस समांतर श्रेणी का nवां पद है। कौन सा पद है, nवां पद है। nवें पद का सूत्र होता है a + n-1 × d बराबर 7,000 मान दिया हुआ है। a का मान है हमारा 5,000, n-1, 200 का मान, d का मान है 200, तो 200, 7,000, ये उधर जाएगा तो n-1 × 200 बराबर, ये उधर जाएगा तो 7,000 में से 5,000 गए 2,000, n-1, ये 2,000, 200 गुने में है तो 2,000 के बट्टे में जाएगा, बट्टे में जाएगा तो 2 0 से 2 0 कट गई और 1 से 1 कट गया, तो n बराबर आ गया 10 + 1, क्योंकि ये 1 उधर जाएगा। ठीक है, तो n बराबर आ गया 10 + 1, यानी n बराबर आ गया 11। यानी पहले वर्ष में 5,000 थे, यानी 1985 में, और 1985 में जैसे ही 11वें वर्ष में हम जाएंगे, 1985 के बाद जैसे हम 11वें वर्ष में जाएंगे तो उसका वेतन जो है वो 7,000 आ जाएगा। यानी अगर हम इसमें 1985 में अगर हम 11 जोड़ देते हैं, 5 1 6 8 1 9, 1996 में जो उसका वेतन है वो आपका 7,000 हो जाएगा। ठीक है, पहले वर्ष के बाद इतना हो गया। ठीक है, पहले वर्ष के बाद कौन सा आया, ये आया। दूसरे वर्ष के बाद कौन सा पद आया,
तीसरा पद आया। तीसरे वर्ष के बाद कौन सा पद आएगा? चौथा आएगा। और हमें पूछ रखा है कि किस वर्ष में उसका जो वेतन है वो जो है 7,000 हो गया। तो हमें हमारा मान आया n बराबर 11, यानी 11वां पद जो है वो कौन सा समांतर श्रेणी का? 7,000 पद। लेकिन हमें पूछ रखा है कौन से वर्ष में। तो देखो तीसरे पद में कौन सा वर्ष है? दूसरा वर्ष है। दूसरे पद में कौन सा वर्ष है? पहला वर्ष है। तो 11वें पद में कौन सा वर्ष होगा? 10वां। तो हम 1985 में 11 की बजाय जोड़ेंगे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, वापिस से सुनिएगा। 1 वर्ष के बाद वेतन है इतना, यानी दूसरा पद। 2 वर्ष के बाद वेतन है इतना, यानी तीसरा पद। तो n वर्ष के बाद कौन सा पद होगा? n+1 पद। ठीक है, हमने इस श्रेणी का पद निकाला है 7,000, कौन सा पद है? 11वां पद है। ठीक है, ठीक है, कौन सा पद है? 11वां पद है। अब देखो यहाँ पर देखो 1 वर्ष बाद कितना वेतन हो रहा है? 5200, यानी ये कौन सा पद है? दूसरा पद है। 2 वर्ष के बाद कौन सा पद है? तीसरा पद है। 3 वर्ष के बाद कौन सा होगा? चौथा पद। तो 11वां पद जो होगा वो कौन से वर्ष के लिए होगा? वो होगा 10 वर्षों के बाद। और इसीलिए 1985 में हम जोड़ेंगे 10, यानी 1995 के अंदर उसका जो वेतन होगा वो हो जाएगा 7,000। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। 8वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री की दृष्टि से। 8वें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि tan 2a बराबर है कोट a - 18 के, जहाँ पर 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। ट्राई कर लीजिए आप, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपकी किताब में भी ये शायद क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो देखो हमने एक साधारण सी सर्व समीकरण पढ़ी है कि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 - थीटा की। थीटा मान लेते हैं 2a, तो tan 2a बराबर हो जाएगा कोट 90 - 2a के। दोनों ये किसके बराबर है? 2a, tan 2a के, और ये भी किसके बराबर है? tan 2a के, यानी ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोट a - 18 बराबर कोट 90 - 2a। अब ये तभी हो सकता है जब ये अंदर वाले बराबर हो, यानी a - 18 बराबर 90 - 2a। ठीक है, ये माइनस का 2a इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 3a, एक a पहले से है। ये 18 उधर जाएगा तो 90 + 18 हो जाएगा 108, हो जाएगा ना? ध्यान से देखो। ठीक है, a को इधर ही रखेंगे, 3 को उधर भेजेंगे, तो 3 3 9, 3 3 9, और बच गया 1, 3 6 18, यानी a बराबर आपका मान आ गया 36 डिग्री। 36 डिग्री आपका a का मान आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इजी से ही होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, a का मान हो गया 36 डिग्री। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, या इसको वापस से देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि 4,5 आपको बिंदु दे रखा है 4,5 और इसका नाम दे रखा है M। यदि ये बिंदु रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, यानी कोई रेखाखंड है AB और उसका मध्य बिंदु है ये M बिंदु है, तथा A के निर्देशांक हैं 3,4, तो B के निर्देशांक ज्ञात करो। आपको दे रखा है यदि 4,5 M रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो A के निर्देशांक 3,4 है, तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु B को हम मान लेते हैं x, y है। ठीक है, अब मध्य बिंदु का सूत्र हमें पता है क्या होता है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र होता है x के लिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, यहाँ पर x1 का मान क्या है? 3, और x2 का मान क्या है? x, और ये 2 है ही, और इस पूरे का मान क्या दे रखा है? हमको 4 दे रखा है, यानी 4 बराबर हो जाएगा x1 का मान है 3, x2 का मान क्या है? x/2। ठीक है, ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है कि इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक दोनों को जोड़ करके उसके बट्टे में 2 लगा दो तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएगा। फिर इसको और इसको जोड़ दोगे, वापस से 2 लगा दोगे तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया? हमने इसको मान लिया और फिर इसको सूत्र में रख दिया। इसका मान हमें पूरे का मान दिया हुआ है 4 और इस पूरे का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, तो इसको हमने बराबर रख दिया। अब ये 2 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो x + 3 बराबर हो जाएगा 8, 3 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा +5। ठीक है, x का मान आ गया +5।
y के लिए देखते हैं, y का मान, इसका मान हमें दिया हुआ है 5, तो 5 बराबर y1 का मान है 4, y2 हमने मान लिया y बट्टे में 2, 5 दूनी 10, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 10 में से 4 गए 6, इसके मान हो गए 6। अब यदि हम इन दोनों को, इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु निकालते हैं तो यही आने चाहिए। तो देखो 5 और 3 8, 8 बटे 2 4, 4 और 6 6 यानी 10, 10 बटे 2 यानी 5। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एकदम सही है। तो x और y के मान हो गए 5,6, यानी बिंदु B के निर्देशांक हो गए 5,6। यही आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 10वां आपका क्वेश्चन है। 10वां आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं अभी तक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू आपके लगभग हो जाएंगे, ठीक है, यदि आपने मेरी वीडियो देखी है तो। इसमें दे रखा है, यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता को हम लिखते हैं इस प्रकार से, प्रायिकता 2/3 है, तो छात्र द्वारा प्रश्न न हल करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न हल करने की प्रायिकता ये, तो प्रश्न न हल करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है एक घटना के होने की प्रायिकता और उसके न होने की घटने की प्रायिकता का जो योग है वो होता है 1। हमें घटना के होने की प्रायिकता दे रखी है 2/3, तो हम इसका मान रख देंगे PA' प्लस इसका मान रखेंगे तो 2/3 बराबर 1, PE' बराबर आ जाएगा 1 - 2/3, 3 एकम 3, 3 में से 2 गए 1, 1/3। यानी घटना के न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/3। यदि आपको किसी घटना के होने की प्रायिकता दे रखी है तो उसको अगर आप 1 में से घटा देते हैं तो आपको घटना के न होने की प्रायिकता जो है प्राप्त हो जाती है। और इसी तरीके से छात्र द्वारा जो प्रश्न न हल करने की प्रायिकता होगी वो होगी 1/3। ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक आपके जो हैं 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसी तरीके से 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 11वां आपका क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर 78 प्लस कोस स्क्वायर 12 का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो मान है वो हम निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है, कोस 12 की स्क्वायर है, तो हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 - थीटा के, ये हमें पता है। अच्छा, हमारे पास किसका मान है, हमारे पास थीटा का मान है कोस के पास, तो हम दूसरी आइडेंटिटी लगाते हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी होती है कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 - थीटा के, यही तो होता है। थीटा का मान हमें दे रखा है 12, तो कोस 12 रख लेते हैं, साइन 90 - 12, कोस 12 बराबर हो जाएगा साइन 90 में से 12 गई 78, ये हो जाएगा 78। यानी यदि हम कोस 12 की जगह साइन 78 लिख दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर तो कोस स्क्वायर 78 वैसा का वैसा, और कोस 12 के स्क्वायर के अंदर जो है स्क्वायर है, इसलिए इसके अंदर लिख देंगे साइन 78। फिर वापस से लिखेंगे तो कोस स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 78। दोनों में थीटा का मान एक ही है, इसलिए हमने सर्व समीकरण पढ़ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसीलिए दोनों में थीटा सेम है, थीटा सेम है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, चूंकि हम ऐसे रेशियो के मान निकाल नहीं सकते इसलिए हम इनको चेंज करेंगे इस आइडेंटिटी के द्वारा। आइडेंटिटी के द्वारा चेंज करने के बाद ये आपकी सर्व समीकरण बना रही है। ये हमने पढ़ा है कि यदि थीटा सेम हो तो साइन के वर्ग और कोस के वर्ग का जो योग है वो होता है 1, इसीलिए इसका आंसर हो गया 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है आपके बहुपद से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छपा हुआ क्वेश्चन है पीछे वाले सालों में। इसमें दे रखा है, यदि द्विघात व्यंजक के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 3 के शून्यकों का योग उसके गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। इस बहुपद के अंतर्गत शून्यकों का जो योग है वो उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान आपको याद करना है। अब देखो, हमने शून्यांकों और उनके गुणांकों के मध्य संबंध देखा है। मान लेते हैं इस बहुपद के जो आपके हैं, सॉरी 2 मिनट, इसके जो आपके शून्यक हैं वो हैं एल्फा और बीटा, उनका योग उन दोनों के गुणनफल के क्या है, बराबर है।
ठीक है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, ये दोनों शून्य का उनका योग जो उनके गुणनफल के बराबर है। अब हमने पढ़ा है कि किसी भी बहुपद के गुणांकों का जो योग है वो उनके माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। बी माइनस बी का मतलब है एक्स का गुणांक का ऋणात्मक, और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एल्फा बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है सी बट्टा ए की। यहाँ पर बी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है की। ठीक है, और यहाँ पर देखो एल्फा बीटा में जो सी की वैल्यू है वो है 3 और ए की वैल्यू है की। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 3 की है, मैंने देखा नहीं प्रश्न में 3 की है, तो सी का मान हो जाएगा 3 की। ठीक है, अब देखो हमें दे रखा है ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर बी क्या है, बी है 5, तो -5। ए का मान क्या दे रखा है, की। एल्फा बीटा का मान होता है सी बट्टा ए, यहाँ पर सी क्या है 3 की बट्टा ए का मान है की। के से के कट जाएगा। ठीक है, -5 बट्टा के बराबर 3 बट्टा 1, ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, के का मान आ जाएगा -5 बट्टा 3, के का मान आ जाएगा -5 बट्टा 3। ध्यान से सुनिएगा, वापस से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप सकता है। हमें दिया हुआ है द्विघात व्यंजक और हमें कह रखा है कि इसके शून्यकों का योग उसके गुणनफल के बराबर है, उनके गुणनफलों के बराबर है, यानी एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है एल्फा बीटा। ठीक है, हमें पता है एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए की। ठीक है, बी होता है एक्स का गुणांक और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये बराबर हो गया -5 बटे के। फिर हमने पढ़ा है उनका गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है सी बटा ए के, यानी 3 के, सी यहाँ पर 3 के है और बट्टे में ए है यानी के है। के से के कट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है। फिर के को उधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो के का मान आ जाएगा -5 बटा 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे छप सकता है, ध्यान रखना। 2022-23 के पेपर में ये छप सकता है, 10th बोर्ड के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखो 13वां क्वेश्चन है, बहुपद पी एक्स बराबर 3 - x की घात है, यानी हमें इसकी डिग्री पूछ रखी है। बहुपद की घात हमें बतानी है कि इस बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी, हमें इसकी घात बतानी है। तो देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो 3x - 3 इससे गुना हुआ, फिर 3 इससे गुना होगा -12, x इससे गुना हुआ एक्स स्क्वायर, ये इससे गुना होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4x। वापस से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और 4x मिलके हो जाएंगे 7x, ये -12। अब हमें पूछ रखा है कि बहुपद की घात है। बहुपद की घात का मतलब होता है उस बहुपद के जो चर है उसकी अधिकतम घात। तो यहाँ पर चर है x, तो x की यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 2। तो इस बहुपद की जो डिग्री होगी, जो घात होगी, वो कितनी होगी, 2 होगी। यदि बहुपद की घात पूछे तो हमें उस बहुपद के अंदर जो चर है उसकी अधिकतम मान बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 14वां क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, बिंदु P जिसके निर्देशांक 5, -4 है कि x एक्सिस से दूरी है। मैंने आपको अभी बताया था कि x एक्सिस से दूरी पूछे मतलब उसका y निर्देशांक, और y एक्स से दूरी पूछे मतलब उसका x निर्देशांक। हमें पूछ रखा है x एक्सिस से दूरी है, तो इसकी x एक्सिस से जो दूरी होगी वो होगी इसका y निर्देशांक यानी -4। लेकिन हमें पूछा है दूरी, तो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसका मान हो जाएगा 4। ठीक है, वैसे आप बिंदु प्लॉट कराओगे तो आपको ये आएगा, इधर 5, -4 है यानी y माइनस का है और 5 प्लस का है। तो 5, 4 का मतलब है 5 तो यहाँ पर स्थिर है और 4 यहाँ पर स्थिर है। हमें पूछा है इसकी x एक्सिस से दूरी, यानी इस बिंदु की, यहाँ पर ये बिंदु स्थित है, इसकी x एक्सिस से दूरी, तो इसकी x एक्सिस से दूरी होगी वो होगी 4। समझ में आया? उस पॉइंट को ध्यान में रखना, y एक्सिस से दूरी x निर्देशांक होगा, x एक्सिस से दूरी y निर्देशांक होगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ठीक है, हमें आंकड़े दे रखे हैं 2, 0, 7, 3, 4, 8, 1। हमें पूछ रखा है इनका माध्यक बताइए, माध्यक कौन सा होगा। तो माध्यक के लिए हम इन्हें पहले लिखते हैं आरोही क्रम में। तो 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 3 और 3 और 6 7 और 3 और 3 और 6 7,
हमें पूछ रखा है माध्यक यानी इनके मध्य में आने वाला। तो 7 पद हैं, 7 का मतलब है विषम संख्या, विषम संख्या का मध्य पद होता है 7 + 1/2। यदि कोई भी n विषम है तो उसका माध्यक होता है n + 1/2वां पद। हमें पास 7 है तो 7 + 1/2वां पद, तो 7 + 1 होता है 8, 8 का आधा हो गया 4। तो हमें चौथा पद जो होगा, चौथा पद जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका चौथा पद है 1 2 3 और ये 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। माध्यक का मतलब होता है उसके बीच वाला पद, उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो बीच में जो पद आता है वो। और यहीं पर यदि एक पद और आ जाता, मान लीजिए 0 और आ जाता, तो हमें जो है 2 पद मिलते यहाँ पर, एक तो ये पद मिलता और एक ये पद मिलता। ठीक है, ये पद नहीं मिलते क्योंकि 0 अवरोही क्रम में लिखते तो इधर आता। फिर हमें मिलते एक तो ये पद और मिलता एक ये पद, फिर इन दोनों का जोड़ करके उसका आधा करते, फिर जो मान आता वो इसका माध्यक होता। ठीक है, माध्यक का मतलब है बीच वाला पद, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा पद यानी 3। ठीक है, 16वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, आंकड़े दे रखे हैं, फिर वही 2 6 5 4 0 2 1 3 2 3। हमें पूछ रखा है इन आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता ज़्यादा बार है, यानी जो ज़्यादा बार आया है। तो केवल इतना देख लो कौन कौन ज़्यादा बार आया है, तो 2 देख लो कितनी बार आया है, 2 आया 1 2 3 बार, 2 आया 3 बार। 6 देखो 6 आया एक बार, यानी ये तो कट हो गया। 5 आया एक बार, ये भी कट हो गया। 4 आया एक बार, ये भी कट हो गया। 3 कितनी बार आया, 3 आया 2 बार। लेकिन 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो 2 की बारंबारता जो है वो सबसे अधिक है, इसीलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला 17वां क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल आते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, आपको फिर से संख्याएं दी हुई है 6 11 21 23 14 और 5। ये आपको संख्याएं दी हुई है, इन संख्याओं का आपको ज्ञात करना है माध्य, x बार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। इन सब का योग कर लो, और संख्या कितनी है 3 और 3 6, 6 का भाग लगा दो उनके योग में। तो देखो 6 और 11 हो गया 17, 17 और 21 कितनी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 38। ठीक है, और फिर 38 और 23 को जोड़ लो, 8 3 11 और 3 2 5 6 यानी 61। फिर 61 और इन दोनों को जोड़ लो 19 को, 9 1 10, 6 1 7 और 1 8, ये हो जाएगा 80/6। इसमें जैसे ही भाग दोगे तो ये आएगा 40/3, फिर इसमें भाग दोगे तो आ गया 13/3 3 3, ऐसे चलता ही रहेगा। ये आ जाएगा इसका माध्य। फिर से देख लो कहीं पर गलती तो नहीं हो गई है। देखो 14 और 5 हो गई 19, 19 में 11 जोड़े हो गए 30। ठीक है, 30 हो गई इनका। फिर 21 और 6 हो गई 27, 27 और 30 3 हो गए 30, 30 और 2 50, 50 और ये कितने हुए 30, यानी 80/6। एकदम सही है, इसका माध्य आ जाएगा 13.33 डॉट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, माध्य माध्यक और बहुलक, ये छप सकते हैं, ये पीछे वाले सालों में भी आए हुए हैं, हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है, 18वां अपना क्वेश्चन देखो, लास्ट के अपने अब 3 क्वेश्चन ही बचे हैं, 18 19 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, हमें दे रखा है कि एक द्विपद बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक √3 और -√3 है। यानी हमें अल्फा और बीटा के मान दिए हुए हैं √3 और -√3। तो हमें पता है शून्यकों के पदों में जो बहुपद होता है वो होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। हमें पता है ये होता है, तो यहाँ पर इनके मान रख दो। x² - अल्फा + बीटा, अल्फा का मान है √3, बीटा का मान है -√3 x। इन दोनों का गुणनफल तो √3 गुना -√3, इन दोनों का योग आ जाएगा 0, तो ये पूरा पद ही 0 हो गया। तो x² √3 से गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा बाहर, और 3 √3 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 3, यानी इसका आंसर आ गया x² - 3। ठीक है, ये वही बहुपद है जिसके शून्यक जो है √3 प्लस का और माइनस का √3
आएगा। कैसे आया, ये आपका फॉर्मूला होता है सीधा शून्यकों के पदों में, इसमें मान रख देंगे तो आपको सीधे सीधे मान जो है प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, रेखिक समीकरण युग्म 4x प्लस 2y बराबर 5 और x माइनस 2y बराबर 0 के हल लिखिए। तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि तीनों से कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि यहाँ पर एक चर का जो अंक है वो सेम बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को जैसे जोड़ेंगे तो 4x प्लस 1x हो जाएगा 5x, ये दोनों कट जाएंगे, 5x 5 और 0 हो जाएंगे 5। ठीक है, ये विलोपन विधि से कर रहा हूँ, 5 उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1, x का मान इस समीकरण में लिखेंगे तो 1 माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0, 2y उधर जाएगा तो 2y बराबर हो जाएगा 1 के, y बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो 1/2 के, ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पीछे के पीछे सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये पीछे के पेपरों में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है। ठीक है ना, सारे के सारे आए हुए हैं और इजी इजी क्वेश्चन है। क्यों लग रहे हैं इजी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। 20वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, के का मान ज्ञात करो यदि बिंदु ए 2,3, बी 4, के और सी 6, -3 सरेखीय है। ये तीन बिंदु आपको दे रखे हैं और कह रखा है ये तीनों बिंदु जो हैं सरेखीय हैं, हमें के का मान ज्ञात करना है। तो देखो सरेखीय बिंदु का मतलब होता है ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, यानी इन तीनों से बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो वो चीज यहाँ पर हम लगाएंगे। अब यदि निर्देशांक दिए हो तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये यहाँ पर रख देंगे। क्षेत्रफल कितना है, 0, तो 2 गुना 0 0 बराबर x1 का मान है ये रहा, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, ये 0 हो ही गया। x1 का मान है 2, y2 माइनस y3 यानी k-3, k-3, तो k-3 प्लस x2 का मान है 4, y3 है -3, माइनस y के है 3, x3 का मान है 6, y1 का मान है 3 और y2 का मान है k, तो 3 माइनस k बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2k प्लस 6। इनको सोल्व करेंगे तो -3 और -3 मिलकर हो जाएंगे -6, -6 से जैसे 4 गुना का होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 24 प्लस 6 3 18 और माइनस के 6 की। ठीक है, 2 के में से माइनस के 6 के गई तो माइनस के 4 की। ठीक है, और 18 और 24 मिलकर कितनी हो गई, 18 और 6 मिलकर प्लस के 24 हो गई, प्लस के 24 में से माइनस का 24 गया यानी 0, तो ये आ गया 0। माइनस का 4 उधर जाएगा तो के बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपके हो गए टोटल 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आरबीएससी के है जो 10th बोर्ड का पेपर आएगा ना 2022-23 का, उनमें से इन पैटर्न के क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चनों में से आपको 5 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे और वो 5 नंबर आपके पक्के होंगे। ठीक है, यदि इसी पैटर्न के आपने लगभग जो है क्वेश्चन निकाल लेंगे तो आपके जो है 95 मैथ के अंदर पक्का आ जाएंगे। ठीक है, आगे मैं वीडियो लाऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर, यानी एपी पर बहुत बड़ा वीडियो लाने जा रहा हूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, क्वेश्चन कैसे लगे ये जरूर बताना।